आइए, तो आज हम लोग का जो चैप्टर है वो कॉर्नवालिस का है। कॉर्नवालिस के बारे में आप बेसिक जानकारी रख लीजिए, इसके किस किस रूप में जाना जाता है। सबसे पहले कॉर्नवालिस के बारे में पृष्ठभूमि में समझिए कि कॉर्नवालिस वाज अ फेलुअर कमांडर इन यूएसए। यूएस रिवॉल्यूशन जब हुआ था तो यह भी ब्रिटिश की तरफ से तैनात था वहाँ पे, कॉर्नवालिस भी। लेकिन कॉर्नवालिस ने वहाँ बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया था, बैड परफॉर्मेंस था उसे, और वहाँ पर शर्मनाक हार जो ब्रिटिश की हुई थी उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद फिर भारत में जब बनने की बात हुई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो इसको बनाया जाने लगा। लेकिन आप याद कीजिए कि इससे पहले वेलेस्ली को बनाया गया था, है ना। तो वेलेस्ली के बारे में आपको बताया गया था कि उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। उसका सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि एक जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वारेन हेस्टिंग की, हाँ सॉरी, वारेन हेस्टिंग, इससे पहले वारेन हेस्टिंग आया था। और वारेन हेस्टिंग ने पहला गवर्नर जनरल था। और इसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो गवर्नर काउंसिल थी, वो काउंसिल के जो 4 मेंबर थे उसका अपॉइंटमेंट हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और जबकि गवर्नर जनरल का अपॉइंटेड होता था कंपनी के द्वारा। और उसमें यह कह दिया गया था कि जब तक उसके मेजोरिटी आपको साथ नहीं देगा गवर्नर काउंसिल का, तब तक आप कोई भी फैसला नहीं ले सकते। और समस्या यह थी कि काउंसिल के जो मेंबर होते थे, 3 मेंबर तो इनके अगेंस्ट ही में थे। 4 काउंसिल मेंबर हुआ करते थे जिसमें 3 मेंबर इसके अगेंस्ट ही रहते थे वारेन हेस्टिंग का। तो कोई भी काम ठीक से हो नहीं पाता था, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता था। इसीलिए कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग के टाइम को क्या कहा गया है, ट्रायल एंड एरर का उससे टाइम कहा गया है। तो जब ये आता है कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस का सबसे बड़ी समस्या थी और ब्रिटिश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि अमेरिका जैसे उसने अपने कॉलोनी को खो दिया था, राइट। तो इसके लिए उसके पास यह समस्या था कि अब जो इंडिया है, तो इंडिया को एज अ कॉलोनी हम स्ट्रॉन्ग करें और स्ट्रेंथन अपनी ग्रिप को हम करें इंडिया में। यही उसका बैकग्राउंड था, जिसमें कॉर्नवालिस को बोला गया कि अब आपको इंडिया में भेजा जा रहा है गवर्नर जनरल बना करके। तो एक्चुअली इन द बिगिनिंग कॉर्नवालिस वाज नॉट रेडी टू टेक द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन बंगाल। उसने कहा कि बंगाल का जो पोस्ट है वो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम काम करने में हमें नहीं वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि आपका गवर्नर जनरल जो है वो काउंसिल के मेंबर्स के मेजोरिटी के बिना काम नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। तो जो हाल वारेन हेस्टिंग का हुआ, तो वही मेरा हाल होने जाएगा वहाँ पे, है कि नहीं बात। तो उसके लिए सबसे बड़ा समस्या यही था कि हम काम कैसे कर पाएंगे। दूसरा, उसने कहा कि हम सिर्फ गवर्नर जनरल वहाँ बनने नहीं जाएंगे, इसके साथ अगर हमें कमांडर इन चीफ बनाओगे तब हम वहाँ पर जाएंगे, राइट। तब आप सोचिए कि पार्लियामेंट ने बोला कि ठीक है, तो उसने एक एक्ट बनाया स्पेशली कॉर्नवालिस के लिए एक्ट बुक बना था 1786 में, है ना। तो 1786 में एक एक्ट बना और उसमें कहा गया कि ये दोनों जो पावर होगा वो गवर्नर जनरल बंगाल को दे दिया गया। उसके बाद जो है कॉर्नवालिस वो इंडिया में आता है और 1786 से ये क्या करता है, अपना चार्ज टेक ओवर करता है और 93 तक इसका रहता है। हालांकि बाद में फिर आता है, 1805 में फिर बनता है, फिर बनाया जाता है। उसकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में एक जगह है, गाजीपुर में इसका डेथ हो जाता है और वहीं पे इसका वहीं पे दफनाया भी गया है, उसका टॉम भी वहीं पर है, गाजीपुर में, यूपी में है। बेसिक जानकारी इसका आप क्या है समझ लिए। इसके बारे में सबसे पहले बेसिक आपने क्या देखा कि यूएस में क्या था, यूएस की जो रिवोल्यूशन अमेरिकी क्रांति हुआ था उसमें इसका बैड परफॉर्मेंस था। दूसरा आपने क्या देखा, दूसरा आपने यह देखा कि इसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया था, कहाँ, ब्रिटेन में एक एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट में और अमेंडमेंट करके इसको इम्पावर कर दिया गया। दोनों शक्तियां इसे दे दी गई। कौन कौन सी शक्तियां दी गई, हाँ, एक बोला कि भाई कमांडर इन चीफ के आप जो है वो ले लीजिए, और दूसरा कहा गया कि हाँ, आप जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसको एक ओवररूल कर सकता है उसके डिसीजन को और अपने मर्जी का एक काम कर सकता है। ये काम इसे मिल गया, इसलिए काम करने की पूरी इसे आज़ादी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इतनी बात तो आप समझ पा रहे हैं। अब अगला मैंने आपको क्या बताया कि अगला बताया कि इसे गाजीपुर, जो यहाँ कहाँ है गाजीपुर, यूपी में जो गाजीपुर है, यहीं पर इसकी डेथ होती है और वहीं पर इसे ब्यूरिड किया जाता है। अब इसके बारे में एक और जानकारी क्या है, एक और ये है कि इसका सोचना यह था कि कोई भी अगर प्रोग्राम, कोई भी अगर प्लान, कोई भी स्कीम अगर ब्रिटेन में सक्सेसफुल रहा है तो दुनिया के हर कोने में वो सक्सेसफुल, तो ही वॉज वेरी मच प्राउड ऑफ हिज ब्रिटिश ओरिजिन। और उसका कहना था, इतना अहंकार में भरा रहता था वो ब्रिटिश से कि ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश
एजुकेशन सब वो पूरा का पूरा वो तारीफ करते रहता था और बोलता, और तुम चूर रहता था मझ में कि जितने भी ब्रिटिश के सब संस्थाएं हैं, चीज़ें हैं, वो हर जगह ही सक्सेसफुल होना ही होना है इससे, उसका कहना ये था। और इसी में जैसे जमींदारी जो व्यवस्था था भारत में, बंगाल में लागू करता है, क्योंकि इस तरीके की व्यवस्थाएं ऑलरेडी ब्रिटेन में एग्जिस्ट करती थी। ये आपने इसके बारे में जान लिया। उसके बारे में आपको मैंने बताया था कि इसने रेवेन्यू के बारे में क्या किया था, है ना। तो रेवेन्यू के बारे में इसने क्या किया था, इसने परमानेंट सेटलमेंट किया था। क्या किया था? परमानेंट सेटलमेंट किया था। परमानेंट सेटलमेंट को क्या कहते हैं हम? अस्थाई बंदोबस्ती कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्ती किस चीज का? लैंड रेवेन्यू का, है ना। रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स या मेजर जो सोर्स हुआ करता था वो क्या होता था? लैंड होता था, लैंड रेवेन्यू होता था। तो उसका अस्थाई बंदोबस्त कर दिया। और अस्थाई बंदोबस्त में हुआ क्या था इसका, और कब किया था अस्थाई बंदोबस्त? 1793 में, है ना। जमींदारी जो सिस्टम था एक्चुअली उसने शुरू किया था, वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया था। और वारेन हेस्टिंग क्या करता था कि हर साल कॉन्टैक्ट करता था, हर साल नीलामी करता था, ऑक्शन करता था हर साल। और एक पूरा एरिया का नीलामी जो एक व्यक्ति होता था और वो बोली लगाता था, जो ज़्यादा पैसा देगा वो पूरा का पूरा एरिया का क्या करता था? जमींदारी ले लेता था। वो किसानों से टैक्स वसूल करता था, और टैक्स वसूल करके ला करके देता था किसे? ब्रिटिश को देता था। उसके बदले में उसे एक हिस्सा मिल जाता था, है ना। तो 8/9 हम कहेंगे ऐसे मिलता था किसे? ब्रिटिश को मिलता था। और 1/9 किसे मिलता था? ये जमींदार को मिलता था, या लैंड होल्डर जिसे हम कहते हैं उसे मिलता था। यही रेशियो इनके बीच में था। कॉर्नवालिस ने इसमें व्यापक रिफॉर्म लाया, और उसने क्या किया कि कह दिया कि भाई ठीक है, ये जो हर साल करते हैं हम, ये हर साल नहीं करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होता है। और हर साल होता क्या था कि कई जमींदार लोग टैक्स टाइम पे नहीं देते थे, या नहीं देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लीजिएगा? उनकी जमींदारी छीन लीजिएगा। तो ऐसे भी 1 ही साल के लिए था, तो छीन लीजिए। तब क्या हुआ कि उसने परमानेंट सेटलमेंट कर दिया, अस्थाई कर दिया। अस्थाई नंबर 1, तो जमींदारी सिस्टम जो है वो अस्थाई हो गया, परमानेंट हो गया। और इसमें क्या क्या प्रोविजन रखा गया? प्रोविजन रखा गया कि जो बोली लगाएगा और जो जमींदार बनेगा, वो पूरा एरिया का, जिस एरिया का ऑक्शन वो लेगा, वो पूरा का पूरा एरिया का जो जमीन होगा उसका रियल ऑनर क्या माना जाएगा? उसी को मान लिया जाएगा, उसी को भूस्वामी मान लिया जाएगा, उसी को लैंड होल्डर्स मान लिया जाएगा। अब इससे समस्या क्या हुई कि जितने जो किसान थे, जिनकी अपनी जमीन थी, वो सारी जमीन के मालिक को खुद नहीं रहे। अब मालिक कौन हो गया? जमींदार होगा। इसके अलावा और भी जमीन होती थी, जैसे बकास्त वगैरह जमीन कहा जाता है, वो सार्वजनिक सामुदायिक जमीन हुआ करता है। आज भी आप देखते होंगे कहीं कहीं जमीन रहता है। तो उस समय जो जमीनें वैसे होती थी, जिस पर सभी लोगों का होता था, सभी किसान लोग कुछ या तो समारोह में सब कर लें, या फिर जैसे चराने उराने में, जानवर वगैरह चराने में, कोई भी जो सामूहिक इस्तेमाल के लिए जो होता था वो जमीन होता था, उसे भी कह दिया गया कि अभी अभी जमींदार का हो जाएगा, इसमें भी जमींदार का मालिकाना हक होगा। कहने का मतलब कि इसमें जमींदार जो थे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे, और एक सर्वशक्तिशाली एक समूह का निर्माण हो गया भारत में। अब मतलब बंगाल के क्षेत्र में ये जो लागू हुआ था जमींदारी, वो कहाँ लागू हुआ था? मूलतः बंगाल में ही लागू हुआ था। मूलतः बंगाल में ही लागू हुआ था। बंगाल, उड़ीसा और आज का जो क्या है बांग्लादेश, बिहार, ये सारा का सारा एरिया उसी में शामिल था। क्लियर है ना। अब आप देखिए इसमें कि किसानों के हाथ कुछ नहीं लगा, और जमींदार, अब इसमें कहा कि अगर कलेक्शन आप नहीं देंगे, क्योंकि इससे पहले बड़ी समस्या होती थी कि टैक्स टाइम पे नहीं देते थे लोग, तो उसके लिए इसने एक व्यवस्था ली और पनिशमेंट डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? पनिशमेंट डिसाइड किया, पनिशमेंट। और बोला अगर आप टाइम पे टैक्स को नहीं देंगे, नहीं जमा करेंगे, तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, है ना। और पनिशमेंट क्या था? पनिशमेंट रखा गया, एक डेट रखा जाता था कि उस डेट को आप सनसेट तक, है ना, एक डेट को सनसेट तक, सूरज डूबने तक आप रेवेन्यू जमा करा दीजिए। और अगर आप रेवेन्यू नहीं जमा कराएंगे तो आपकी संपत्ति, जमींदारी दोनों सीज कर ली जाएगी। और दोनों मूवेबल और इमूवेबल, दोनों तरह के जो संपत्ति होती है, चल और अचल, वो सारी संपत्ति ब्रिटिश जब्त कर लिया करते थे जमींदार के, और फिर उसे नीलाम करते थे, और फिर एक अगला जमींदार आता था। इसमें ये व्यवस्था था। अब आप ये देख लिए कि रिलेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड लैंड होल्डर्स एंड जमींदार, एंड द सेम विल बी अप्लाइड टू द रिलेशन विद बिटवीन जमींदार एंड फार्मर्स। तो किसान और फार्मर के बीच में भी लगभग ऐसा ही रिलेशन फिर हो जाएगा। वह भी पनिशमेंट वाली व्यवस्था को अपना लेगा।
और जमींदार भी किसानों को क्या कहेंगे कि आप भी अगर इस डेट को सनसेट पहले अगर आप पूरा का पूरा नहीं पहुंचा पाएंगे, जो टैक्स है, रिवेन्यू है, तो आपकी भी जो है वो जमीन चली जाएगी। और वो जमीन किसके कब्जे में आ जाएगी? जमींदार की। जमींदार उसको नीलाम क्यों करवाएगा? जमींदार का जमीन बड़ा होते चला जाएगा। और इसमें किसानों के साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, क्योंकि अगर जमींदार को अच्छी लगी वो जमीन को मेरा हो जाना चाहिए, तो वो सूरज डूबने से पहले आपको पहुंचने ही नहीं देगा अपने यहाँ टैक्स लेकर। किसान लोग बैलगाड़ी वगैरह में अपना टमटम में अपना लाद लेते थे और चलते थे जमींदार के यहाँ कि चलो पहुंचा देते हैं सूरज डूबने से पहले। जमींदार अपने लठैत भेज देते थे और सूरज डूबने तक पिटवाते रहते थे कि आओ ही नहीं। जब सूरज डूब गया तब तुम कैसे आओगे? अब फिर कहते थे कि आपकी जो खेत है वो चला गया, अब मेरा हो गया वो। इस तरीके से इस तरह से जमीन जो है बड़ी संख्या में किसान का होने लगा, किसान का जाने लगा और जमींदार का पास आने लगा। एक्सप्लॉयटेशन किसानों का इसमें खूब हुआ है। तो इस तरीके से आप इसका देख लिए क्या क्या प्रोविजन था, है ना। अब हम आते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा, है ना। इसका इफेक्ट क्या पड़ा? तो इसका जो इफेक्ट पड़ा वो ब्रिटिश के हक में क्या पड़ा, फायदा क्या हुआ और उनको नुकसान क्या हुआ। तो आप यहीं तक शायद क्लास हुआ था आपका ना, यहीं तक। तो आप हेडिंग लगा लीजिए। इफेक्ट। अब ये जो इफेक्ट होगा वो ब्रिटिश के हक में दो तरीके का होगा। एक होगा एज अ बेनिफिट टू द ब्रिटिश, और दूसरा होगा कि उनका ड्रॉबैक होगा, ठीक है ना। तो एक होगा कि उनके लिए फायदा क्या किया, एक होगा उनके लिए नुकसान क्या किया, राइट। तो आप इसमें लिखिए, पहला लिखिए, पहला आप समझने का प्रयास कीजिए कि हाँ, कि हर साल नीलामी करने से बेहतर है कि अस्थायी नीलामी कर दिया जाए। इससे जटिलता में कमी आई, इससे जटिलता में कमी आई। आप लिख लीजिए इंग्लिश में। परमानेंट सेटलमेंट is more convenient than auction every year। हो गया। तो सबसे पहला उनके लिए हो गया, है ना, राइट। तो पहला क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्सिटी था उससे ये लोग बच गए, है ना। हाँ, एक लाइन और आप इंग्लिश वाले जोड़ लीजिए। दे कुड अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू दिस एक्शन, नंबर 1। दूसरा क्या होगा? प्रतिवर्ष एक मुश्त राशि कर के रूप में प्राप्त होने लगा। प्रतिवर्ष एक मुश्त राशि कर के रूप में प्राप्त होने लगा। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू every year तीसरा लिखें, लाखों किसानों से कर वसूलने से बेहतर है
सैकड़ों जमींदारों से कर वसूलना। इट इज इजी टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम hundreds of zamindar. It is easy to collect revenue from hundreds of zamindar instead of millions of farmers. It is easy to collect revenue from hundreds of zamindar instead of millions of farmers. क्लियर हो गया ना? तो ये तो आप समझ लिया कि उससे सुविधा हो रही है ना। और दूसरा आप लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिखिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश। भ्रष्टाचार पर अंकुश आप लिखिए, करप्शन वाज कंट्रोल्ड। तो आपने देखा है किस तरीके से लोग करप्शन को क्या किए, रोक दिए वहां पे। क्योंकि अब लाखों किसानों से डील करना है और इनके अधिकारी लाखों किसानों से अगर पर्सनली डील कर रहे हैं और वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करके ला रहे हैं, तो वहां से एक एक आदमी से कलेक्ट करके लाने में बीच में बहुत सारा करप्शन होता था, है ना। और करप्शन के लिए भी आगे चल मैं आपको बताऊंगा कि इसने जो कलेक्टर का पेमेंट है वो बढ़ा दिया था और बढ़ाने के साथ साथ कमीशन भी दे दिया ताकि करप्शन जो है वो रुक जाए। कॉर्नवालिस करप्शन के प्रति बहुत चिंतित होता था। उसे लगता था कि करप्शन को अगर रोक दिया जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से गेन कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से गेन करेंगे हमारे एम्पायर को वो प्रोटेक्ट करने में बेटर होगा और सहायक होगा, क्योंकि उनसे अमेरिका निकल चुका था हाथ से, है ना। और ये वो टाइमिंग है जब अमेरिका एज ए कॉलोनी ब्रिटेन के हाथ से निकल चुका है। बहुत सारे रिसोर्सेस वहाँ से आते थे, वो सारा इनके हाथ से निकल गया है। इनका पूरा का पूरा फोकस इंडिया पे है, किस तरह से इंडिया को और मजबूत किया जाए, क्योंकि एक तरफ से वो जा रहा था और एक तरफ से इंडिया उनके हाथ में आ रहा था। एज ए ट्रेडर बहुत साल से यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग, 1600 से ही वहाँ पे रह रहे थे, लेकिन एज अ स्टेट एज अ पावर उनका इमरजेंस तो आफ्टर 1757 ही हुआ था ना। प्लासी की लड़ाई से उनकी पहली दस्तक यहाँ पर एज अ पावर एज अ स्टेट के रूप में यहाँ पर होने लगा। वो पहले एज ए ट्रेडर थे, अब फिर सिमिलियर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया कब हो गए, 1757 में हो गए, जिसकी मुहर लगी 1764 में बक्सर बैटल जीतने के साथ। और उसके बाद उनके हाथ में रेवेन्यू आ गया बंगाल का। बंगाल का मतलब समझ लीजिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का दोआब का क्षेत्र है, काफ़ी फर्टाइल है, बारिश बहुत होती है। आपको मानसून पढ़े हैं आप, मानसून पढ़िएगा तो देखिएगा कि बारिश से ये सारा, अब देखिए कि चेरापूंजी से इंटर करता है तो पूरा एरिया में बारिश अच्छी खासी होती है। यहाँ की ज़मीन फर्टाइल है, फर्टाइल होने के पीछे कारण है दो नदियाँ हैं। अब नदियाँ से बाढ़ के पानी आएगा तो एल्यूवियल सॉइल बनेगा, जलोढ़ मिट्टी बनेगी, जो काफ़ी बारिश भी साथ में हो रहा है, मिट्टी भी अच्छी है, क्लाइमेट भी ठीक है। तो यहाँ पर धान की खेती ज़्यादा होती थी, और जहाँ धान की खेती ज़्यादा होती है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा होता है। ये साइंटिफिक रिसर्च है कि धान की खेती जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होता है। तो यहाँ से उनको मैन पावर भी ज़्यादा मिलने लगा, काम करने वाले आदमी भी ज़्यादा मिल सकते थे, और चूँकि प्रोडक्शन बहुत बेहतर होता है इसलिए यहाँ से उनको रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेंगे, है कि नहीं। और आपको पता है कि पूरे एशिया में एक प्रोमिनेंट स्थान हुआ करता था बंगाल का एक्सपोर्ट में स्पेशली हम एक्सपोर्ट ही ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट बहुत कम करते थे, क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर थे। उस समय भारत आत्मनिर्भर था लगभग, उन्हें हमारी वस्तुओं की आवश्यकता होती थी, हमें नहीं आवश्यकता होती थी, या होती थी तो बहुत कम मात्रा में होती थी, ठीक है ना। तो ये वो टाइम था जब सबसे पहले आपने देखा था वारेन हेस्टिंग, है ना, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो पहला था ना, वो पहला, इट वाज द फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना, इन ऑर्डर टू एनहांस क्लच ओवर इंडिया, पहला था वो। और उसी में वारेन हेस्टिंग आया, उसको बहुत चैलेंज फेस करना पड़ा, और उसी के लिए कॉर्नवालिस ने कंडीशन रख दिया था कि हम तभी बनेंगे गवर्नर जनरल जब हमें ये जो कंडीशन उसे फेस करना पड़े वो सब बैरियर हटाइए। उसे मिल गया कि चलो ठीक है जाओ तुम। उसके बाद ये अपना काम करना शुरू कर दिया। अब इसमें आपने देख लिया कि उसने क्या किया कि उसे एक जो मिलियंस ऑफ जो किसान थे, है ना, जो मिलियंस ऑफ फार्मर्स थे उनके साथ उसको डील नहीं करना पड़ा, और कुछ ही जो जमींदार हैं उन्हीं के साथ उसको डील करना पड़ा। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वो कंफर्टेबिलिटी आ गई उसके पास,
वो कॉम्प्लेक्सिटी उसके पास नहीं रही कि हर व्यक्ति से जा जाकर हर किसान से आकर टैक्स लिया जाए। वो बस एक किसान से लेगा और उसके बदले में बहुत कम उसे एक मामूली सी रकम दे दिया कि चलो हमें वो दे दो, तो एक इनकम का परमानेंट स्रोत इसे मिल गया। ये इसके लिए हो गया। अगला लिखिए, बेनिफिट पॉजिटिव में ही लिख रहे हैं हम लोग। अगला लिखिए, भारत में सहायक के तौर पर जमींदार के रूप में एक बड़ा वर्ग, भारत में ब्रिटिश के सहायक के रूप में, भारत में ब्रिटिश के सहायक के रूप में जमींदार का एक बड़ा वर्ग खड़ा हो गया। लिखे, जमींदार क्लास इमर्ज एज अ जमींदार क्लास इमर्ज एज अ supporter of the British इन इंडिया। अब देखिए, इंडिया में उनका कोई अपना नहीं था। एक्चुअली वो बाहर से आए थे, जो ट्रेडर थे यहाँ पर, और उन्होंने जो भी अभी फायदा उठाया था इंडिया में, वो आपस में लड़वा के सबको उठाया था फायदा। अब एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो इनके लिए क्या कर सकता है, लड़ाई झगड़ा सब कर सकता है, वो किसानों को पीटेगा। तो उसने क्या कर दिया कि वो भारत के लोगों को ना वो लेयर में बांट दिया अंग्रेजों ने। एक जमींदार क्लास उन्हीं में से चुन के खड़ा कर दिया जमींदार, अब बाकी लोगों को रैयत बना दिया। रैयत का मतलब होता है टनांश, मतलब जमीन का वास्तविक मालिक नहीं होता है। जमीन का वास्तविक मालिक कोई और है, और वो कुछ खेती कर रहा है, वो तब तक कर रहा है जब तक उसकी इच्छा है, कुछ गलती करेगा तो चला जाएगा। तो जो जमीन का जो रियल मालिक था उसको ही रैयत बना दिया, और एक नया वर्ग खड़ा कर दिया जिसका नाम जमींदार था, और उसको अपने तरफ मिला दिया। और ये सारे जमींदार वफादार हो गए, मतलब कुछ एक्सेप्शन भी है जो नहीं भी हुए, और भारत की तरफ से आगे चल के लड़े भी। जैसे वीर कुंवर सिंह जमींदार फैमिली से ही थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, और ये इमोशनली काफ़ी अटैच थे भारतीयों के लिए, काफ़ी उन्होंने गुड वर्क किया है अपने पब्लिक के लिए। तो कुछ ऐसे भी थे, बट इन द बिगिनिंग आप देखोगे कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश के फेवर में ही रहते थे। इस तरीके से आपने ये काम देख लिया कि खराब हो गए, ये उनका फायदा हुआ, लेकिन उनका नुकसान भी कुछ हुआ है ना, उनको कुछ नुकसान भी हुआ है। अच्छा, इसमें एक और लाइन पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए, भूमि के वास्तविक स्वामी अंग्रेजों को बनाने से, भूमि के वास्तविक स्वामी अंग्रेजों को बनाने से, ओ सॉरी, अंग्रेज नहीं, जमींदारों को, भूमि के वास्तविक स्वामी जमींदारों को बनाने से यह अपेक्षा की गई कि जमींदार भूमि सुधार करेंगे और उपज में वृद्धि होगी, और उपज में वृद्धि होगी, और उपज में वृद्धि होगी, उपज में वृद्धि होगी। ठीक है, यह भी एक्सपेक्ट किया गया कि भाई उपज में वृद्धि होगी, रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, और किसानों और इनको जमींदार को डायरेक्टली फायदा हो रहा है कि जमीन के वो एक्चुअली रियल मालिक वही हैं, रियल ओनर वही हैं। ये तो पॉजिटिव हो गया। अब बाकी जो है एज ए नेगेटिव के रूप में एक दो लाइन वो भी लिख लिया जाए, है ना। अगला लिखिए, इसी में ये सब प्रभाव है। अगला इसमें लिख लीजिए कि हाँ, भले ही, लिखिए भले ही, अगला पॉइंट लिखना था, ई में नहीं, अगला पॉइंट लिखो, भले ही जमींदार वर्ग अंग्रेजों के सहायक बने, परंतु भले ही किसान वर्ग अंग्रेजों के सहायक बने, परंतु अंग्रेजों की छवि लाखों किसानों के बीच में तो हम लोग ये है कि
जो कॉर्नवालिस ने जमींदारी परमानेंट सेटलमेंट को शुरू किया, इसका क्या इफेक्ट पड़ा? पहला इफेक्ट आपने क्या देखा कि उसे हर साल जो ऑक्शन करना पड़ता था जमींदार के साथ, अब वो नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अब एक ही बार परमानेंट कर दिया, नंबर 1। दूसरा क्या था कि उसे हर साल नियमित रूप से एक फिक्स जो रेवेन्यू होगा वो मिलता जाएगा, दूसरा हो गया। तीसरा क्या था, बहुत सारे किसानों से उसे, लाखों किसानों से उसे टैक्स नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि कुछ ही ज़मींदारों से टैक्स लेना पड़ेगा। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी हो गई, सुविधा हो गया। अगला क्या था कि जो ज़मींदार लोग थे, अंग्रेज़ों ने अपने समर्थन में एक वर्ग खड़ा कर दिया भारत में, ज़मींदार। तो ज़मींदार एक ऐसे वर्ग भारत में खड़े होकर रह गए जो अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहे और अंग्रेज़ों के समर्थक बन गए। यह उसके लिए बेनिफिट हुआ। अब इसके लिए कुछ नेगेटिव अगर लिखेंगे तो हमने क्या लिखा कि, और अगला क्या था कि उसने ज़मींदार को मान लिया था कि जो लैंड है, जो भूमि है, उसका असली मालिक ज़मीन का ज़मींदार है, जबकि सदियों से ऐसा था कि किसान लोग होते थे वो उसके मालिक हुआ करते थे। लेकिन हुआ क्या, ये किसानों पर क्या बैड इम्पैक्ट पड़ा कि उसकी अपनी ज़मीन ही जो था वो अपने ज़मीन पर वो रैयत बन गए, और वास्तविक जो मालिक था लैंड का वो बन गया कौन? ज़मींदार बन गया। अंग्रेज ऐसा इसलिए किए थे कि ज़मींदार लोग कृषि का विस्तार करेंगे, ज़्यादा फसल होगा, ज़्यादा उपज होगा, इससे वो ऐसा उनका मानना था करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ज़मींदार लोग इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए। इट मीन्स व्हाट कि ज़मींदार जो थे, ज़मींदार वर एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर, बट इट डिड नॉट हैपन सो। ऐसा नहीं हुआ। नंबर 1 ये लिखा था आपने। उसके बाद आपने क्या देखा, बुरा क्या हुआ अंग्रेज़ों के लिए कि भले ही ज़मींदार का एक बड़ा वर्ग उनके समर्थन में खड़ा तो हो गया, उनके सहायक के रूप में काम करने तो लगा इंडिया में, लेकिन लाखों जो किसान थे वो उनको विरोधी बन गए। तो कुछ सैकड़े ज़मींदार को समर्थन पाने के लिए इसने लाखों जो किसान थे उसको अपना विरोधी बना लिया इन्होंने, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके मन में अंग्रेज एक क्रूएल के रूप में, एक क्रूर शासक के रूप में, क्रूर वर्ग के रूप में जो अंग्रेज थे वो हृदय में बस गए किसानों के। उन्हें लगा सब वही करवा रहे हैं, तो उसने आम लोग जो थे वो ब्रिटिश के विरुद्ध होने लगे थे। यह एक नेगेटिव इम्पैक्ट ब्रिटिश के लिहाज से हुआ था। तो ये आपने लिख लिया, पूरा हो गया है ना। कृषि एक्सपेंशन नहीं हुआ, आपने लिखा नहीं, कौन सा पॉइंट लिखे थे? और आपने ये लिखा है ना कि जो मिलियंस ऑफ फार्मर्स थे दे बिकम अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये लिखा हुआ है ना, मिलियंस ऑफ फार्मर्स बिकम अगेंस्ट द ब्रिटिश, है ना। हाउएवर हंड्रेड्स ऑफ जमींदार वर इन द फेवर ऑफ द ब्रिटिश। कुछ भले ही कुछ सैकड़ों जो जमींदार का एक वर्ग खड़ा हुआ जो ब्रिटिश के समर्थन हो गए, लेकिन लाखों किसान जो थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, उनके विरुद्ध में खड़ा हो गए। उनके मन में ऐसा पनपने लगा धीरे धीरे, और यही जाकर इरप्ट करेगा 1857 में। 1757 ऑनवर्ड जो इन्होंने पॉलिसी अपनाई, और खास करके 1773 के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट होने के बाद जो इन्होंने पॉलिसीज अपनाई, नवाब को हटा दिया, तो अब तो बहाना भी नहीं रहा कि डायरकी है, क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव आया था और जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद क्या था कि एक तरफ से नवाब भी थे, बंगाल के नवाब भी एग्जिस्ट कर रहे थे, और प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर था नवाब के पास थी, और बाकी जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो कौन करते थे? ब्रिटिश। इसका मतलब ट्रेजरी किसके पास है? ट्रेजरी का मतलब होता है राजकीय खजाना जो होता है, वो था ब्रिटिश के पास, अंग्रेजों के पास था, कंपनी के पास, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के पास। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास था? और इसी लाइन को क्या कहा गया था? रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी। यानी कि जो नवाब थे, नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन कोई अधिकार नहीं था, कोई ऑथोरिटी नहीं था। और जबकि अंग्रेजों के पास क्या था? ऑथोरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। शक्ति है, अधिकार है, लेकिन उनके पास कोई जिम्मेवारी नहीं थी। ये व्यवस्था था, डायरकी चला। लेकिन वारेन हेस्टिंग के टाइम में 1773 से फिर नवाब वगैरह की कहानी तो खत्म ही हो गई थी, और फिर डायरेक्ट यहाँ पर कौन आ गया बंगाल में? तो अब एज ए सिंबल तो गवर्नर जनरल ही है ना लोगों के लिए, और सारा जो रूल जो इंप्लीमेंट हो रहा है वो उसी के हैंड से, उसी के राइटिंग से हो रहा है, उसी के सिग्नेचर से हो रहा है। तो जो पॉलिसी अपनाई जा रही थी पहले वारेन हेस्टिंग और उसके बाद कॉर्नवालिस ने जो किया था, तो कॉर्नवालिस से पहले बीच में इन दोनों के बीच में एक आया था, लेकिन बहुत कम समय के लिए था, इसीलिए उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ये आप देखेंगे कि जितने रूल अप्लाई हो रहे हैं वो सारे किसानों के लिए दुखदायी बन रहे हैं, और धीरे धीरे किसान के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत पनपने लगेगा। धीरे धीरे अभी और आएगा, इसके बाद कौन आएंगे? अभी मिंटो आएगा,
फिर एक और हेस्टिंग्स आएगा, है ना, विलियम बेंटिक आएगा, आप देखेंगे कि डलहौजी आएगा, और ये सब धीरे धीरे जो ब्रिटिश ग्रीप है वो इंडिया पर चढ़ता जा रहा है, इंडिया को अपने क्लच में वो ना धीरे धीरे लेते जा रहे हैं ज्यादा। और डलहौजी तो इसकी पराकाष्ठा थी, है ना, हेड ऑफ ब्रिटिश रूल था डलहौजी। वो सीधे के सीधे डायरेक्ट कंट्रोल में, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट कंट्रोल में जो इंडियन स्टेट थी उसको लेना शुरू कर दिया। तो जो यहाँ के लोग थे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति जो रोष था वो और तेज होने लगा, और धीरे धीरे हर जो एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज बैडली अफेक्टेड। और इवन जो किंग थे, यहाँ के राजा नवाब वगैरह थे, जिनका अपना स्टेट हुआ करता था, वो भी छीनने लगा, डलहौजी ने वो भी छीन लिया। तब जाकर के जो एक तरीके से सैचुरेशन ऑफ एंगर अगेंस्ट द ब्रिटिश हो रहा था वो इरप्ट कर जाता है 1857 में। क्लियर है ना? तो यहाँ तक आपने अभी कॉर्नवालिस के बारे में दो चीज़ पढ़ा, एक आपने इसका बैकग्राउंड पढ़ा कि कैसे कैसे किन परिस्थितियों में इंडिया में आता है और चार्ज लेता है। दूसरा आपने देख लिया कि ये रिफॉर्म किया, और रिफॉर्म में आपने सबसे पहले लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म में आपने देखा किस तरह से राजस्व में सुधार करने की प्रयास किया इसने, है कि नहीं। इसमें एक और हम देख सकते हैं राजस्व में ही इसने क्या प्रयास किया था, उसमें समझ सकते हैं कि देखिए एक पोस्ट होता था कलेक्टर। क्या होता था? कलेक्टर। जो कलेक्टर साहब की तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग, कलेक्टर, वो कलेक्टर हुआ करता था। लेकिन बिगिनिंग में उसके पास पावर वगैरह ज़्यादा उतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसके पास पावर होने लगा था और पावरफुल होने लगा था। तो द वर्ड कलेक्टर मीन्स व्हाट? वन हु कलेक्ट्स रेवेन्यू इज कॉल्ड कलेक्टर, है ना। मतलब जो कलेक्ट करता है रेवेन्यू को उसको क्या कहते हैं? कलेक्टर कहते हैं। यही था, कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करता था। और ये जो है वो कौन बनाया था? वारेन हेस्टिंग बनाकर गया था इस पोस्ट को। धीरे धीरे ताकतवर बनने लगा, शक्तिशाली बनने लगा, है ना। और शक्तिशाली क्या होने लगा कि राजस्व तो वसूल करने लगा, और उससे संबंधित जो न्याय वगैरह होता था, आपने देखा ही था, मैंने आपको बताया ही था, क्रिमिनल कोर्ट वगैरह थे, सिविल कोर्ट्स थे, तो वो इसके अंडर में कर दिया गया था, पढ़े है ना। तो वो सारा इसके अंडर में आ गया था। ये काफी पावरफुल बन गया था और काफी करप्शन भी करने लगा था। कॉर्नवालिस ने बोला कि इसमें हम चेंज करेंगे, इसमें सुधार करेंगे, और उसने क्या किया, सबसे पहले इसका पावर दोनों का अलग अलग कर दिया। अब बोल रहा रेवेन्यू का ऑफिसर अलग होगा और जुडिशियल का अलग होगा, जुडिशरी का, ये न्याय नहीं करेगा, न्याय से इसको हटा, दोनों को सेपरेट कर दिया। तो यही आपको देखने को मिलेगा सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण आपको देखने को मिलेगा। बोला कि ठीक से रूल करने के लिए, ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमें पावर को सेपरेट करना होगा। तो ये क्या किया कि उसके लिए अलग विभाग बना दिया, और इसके लिए अलग रेवेन्यू विभाग अलग बना दिया, और जुडिशरी विभाग अलग बना दिया, राइट। और अब आपको पता है इन न्यायिक सुधार में हम कह सकते हैं एक तरीके से, लिखिए जुडिशियल रिफॉर्म। जुडिशियल, ये आपने क्या लिखा था? रेवेन्यू रिफॉर्म आपने पढ़ लिया। अब आप हेडिंग लगा दीजिए जुडिशियल, जुडिशियल रिफॉर्म आप लगा दीजिए हेडिंग, न्यायिक सुधार, न्यायिक सुधार लगा दीजिए आप हेडिंग, है ना। अब व्हेन यू कंसीडर जुडिशियल रिफॉर्म, you may have 2 or 3 points to understand this. The biggest point was what? To separate the power, and the separation of power could take place, it could happen by Lord Cornwallis. तो एक था रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट, बोथ वर सेपरेटेड। अब क्या हुआ कि जो कलेक्टर का काम हुआ वो ज्यादा फोकस हो गया अपना, इधर आप काम करो, रेवेन्यू पर काम करो, और वो अलग बना दिया गया काम करना। और उसमें कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आप देख रहे हैं जुडिशियल सिस्टम में दो तरीके के कोर्ट हुआ करते थे, आपको पता है ना, दो तरीके को हुआ करते थे। वन इज क्रिमिनल कोर्ट एंड द अदर इज सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट को हम दीवानी न्यायालय कहते हैं, और क्रिमिनल कोर्ट को हम फौजदारी न्यायालय हिंदी में कहा जाता है। ये पता है आपको? ये क्या था? ये फौजदारी था, और इसे हिंदी में कहते हैं दीवानी न्याय कहते हैं। दीवानी मीन्स व्हाट? दीवानी मीन्स जमीन का विवाद, है ना, जमीन का विवाद, संपत्ति का विवाद, या फिर विवाह संबंधित विवाद, इस सारे के सारे मामले जो आते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं सिविल कोर्ट में या सिविल जुडिशियल सिस्टम में। और जो क्रिमिनल होते हैं इसमें मारपीट, हत्या, ये सारे के सारे किसमें आ जाता है? इसमें आ जाता है, ये क्रिमिनल में आ जाता है। आपको पता है कि अभी तक एग्जिस्ट क्या कर रहा था इंडिया में? तो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा था कि ये जो क्रिमिनल लॉ था ये चल रहा था मुगल के हिसाब से, मुगल के जो लॉ चलता था इस्लामिक, उसके हिसाब से क्रिमिनल कानून तय होता था, और जो सिविल कानून तय होता था वो हिंदूज के लिए अलग था और मुस्लिम के लिए अलग था, और दोनों अपने अपने रिलीजियस बुक या फिर जो परंपरागत रूप से इनके न्याय पद्धति थी उस हिसाब से रूल होता था, है ना। अब इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ हल्के फुल्के चेंज किया था, किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। क्या किया था उसने? आप याद कीजिए।
क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट और क्रिमिनल कोर्ट का हेड था। एक जिला न्यायालय स्थापना की गई थी कि नहीं की गई थी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना की गई थी ना? हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब देखिए कि ये क्या करेगा, कॉर्नवालिस क्या करेगा कि इसे तो चालू रखेगा दीवानी को। इसके ये जो था, इसके जगह पे क्या किया उसने कि सर्किट कोर्ट ले आया। क्या लाया? सर्किट कोर्ट ले आएगा। और अब वो सर्किट कोर्ट लाएगा। सर्किट कोर्ट का मतलब क्या होता है? मोबाइल कोर्ट एक तरीके से है, घूमने वाला है ना, चलित, जो घूमने वाला, और घूम घूम कर वो न्याय करेगा। ठीक है। और 4 कोर्ट उसने बनाया था। कितने? 4 कोर्ट उसने बनाया था। एक वर्तमान जो बिहार है उसके लिए, एक जो वर्तमान बिहार है, एक बिहार में था, मान के चलिए पटना, और 3 बाकी जो थे बंगाल में थे। एक बिहार में और 3 जो बंगाल था उसमें। कौन, कहाँ कहाँ? तो 3 जगह, तीनों याद कीजिएगा, पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक था कलकत्ता, पहले सी से शुरू होता था, अब के से शुरू होता है। दूसरा था ढाका, और तीसरा था मुर्शिदाबाद। ठीक है ना? तो देयर वर 4 सर्किट कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। और वो कौन कौन थे? एक बिहार में पटना, और कलकत्ता, ढाका और मुर्शिदाबाद। क्लियर हो गया? तो आप इसके बारे में लैंड, अब इसमें कलेक्टर वाला में लिख लीजिएगा। क्या लिखेगा इसमें? सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर आपने लिखा? नहीं लिखा? आप पहला लिखिए अपना एक सुधार में, फर्स्ट लिखिए, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण, और उसमें डैश देकर लिख लीजिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट वर सेपरेटेड। हिंदी में लिखेंगे शक्ति का पृथक्करण, डैश देकर लिखेंगे कि राजस्व विभाग और न्याय विभाग को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। राजस्व विभाग और न्याय विभाग को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। देखिए, जो दिवाली न्यायालय था उसका एक चैन बना दिया गया, और एक बना दिया गया सदर, एक बना दिया गया जिला, और एक रजिस्ट्रार, और एक मुंसिफ अदालत। इस सब के बगल में अदालत लिख लीजिएगा, कोर्ट है, सदर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रजिस्ट्रार कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट, ये बना दिया गया। और ये दीवानी न्यायालय के लिए क्या बना दिया गया? एक चैन बना दिया गया। तो उसने काफी स्ट्रॉन्ग किया है यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था को, कॉर्नवालिस ने। लिख लीजिए ये वाला कि दीवानी न्यायालय के तहत उसने क्या लिखा है, कॉलम बना दीजिए ऐसे, दीवानी न्यायालय, और उसके अंदर लिखिए कि उसने एक एस्टैब्लिश का एक चैन बनाया। चैन देखिए, नीचे से ऊपर की ओर चैन बन गया। तीसरा ये रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार। मुंसिफ, मुंसिफ, लिखिए ना। अब देखिए आपने एक तरफ क्या देखा कि उसने सिविल में, है ना, सिविल जुडिशियल सिस्टम में या सिविल कोर्ट में क्या किया, इस तरीके से उसने बनाया। सबसे नीचे लेवल पर, गांव लेवल पर क्या बना दिया? मुंसिफ कोर्ट बना दिया, फिर रजिस्ट्रार कोर्ट बना दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना दिया, और उसके ऊपर क्या बना दिया? सदर बना दिया। ठीक है ना?
अच्छा, अगला यहाँ पर क्या होता है, देखिए इसे दीवानी न्यायालय कहते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सदर दीवानी न्यायालय, यही लिखे होंगे आप लोग, सदर दीवानी न्यायालय ही लिखे होंगे ना, ठीक, सदर दीवानी अदालत या फिर न्यायालय। उस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदर फौजदारी, है ना। देखिए फौजदारी को ही निजामत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, निजामत भी कहते हैं। निजामत या फौजदारी दोनों वर्ड क्रिमिनल के लिए वर्ड है ना। क्रिमिनल कोर्ट को निजामत कहेंगे या फौजदारी कहेंगे। सदर निजामत जो अदालत हो जाएगा, न्यायालय होगा या अदालत, न्यायालय या अदालत नाम पड़ा, नंबर 1 हो गया। उसके नीचे क्या बनाया गया, सर्किट न्यायालय, जो मैं अभी आपको समझा रहा था, सर्किट कोर्ट। और उसके नीचे आपको तो याद ही है, जिला न्यायालय, है ना। मेन जो था वे काफ़ी, ये इसके लिए बिल्कुल नया था, इसने ये इसे एस्टैब्लिश किया था और इसी के लिए जाना भी जाता है। और ये मैंने आपको बताया कितना था, ये 4 था, है ना, पटना, कलकत्ता, ढाका और मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, है ना। आप लिख लिए, फटाफट लिख लीजिए। क्रिमिनल कोर्ट है सर। हम्म, ये सर्किट न्यायालय, सर्किट कोर्ट, लिख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका, आप 2 तरह के रिफॉर्म इसका देख लिए ना, कौन कौन से रिफॉर्म देखे हैं आप कर्नवालिस का? हाँ, नहीं आपने राजस्व का भी तो देख लिया, है ना। आपने इसका लैंड जो रेवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट होता था, आप यह भी सिस्टम इसका देख लिए। और दूसरा आप इसका जुडिशियल सिस्टम देख लिए। जुडिशियल सिस्टम में दोनों, क्रिमिनल कोर्ट का और सिविल कोर्ट का। अब इसका देख लीजिए कि और इसने क्या किया है, अदर रिफॉर्म जिसे कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं ना कि इसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता है, माने भारतीय सिविल सेवा के जनक कहा जाता है ना, इसे कहा जाता है ना, फाउंडर ऑफ इंडियन सिविल, हाँ, सिविल सर्विसेज, इसी को क्या कहा जाता था, आईसीएस ना। चलो बात तो ही है, माने भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में इसे माना जाता है। अब था क्या, तो देखिए इसने क्या किया था, क्या क्या सुधार इसने किया था। तो आप इसमें देखेंगे क्यों ऐसा कहा गया, तो इसने क्या किया कि जो कलेक्टर हुआ करते थे, कलेक्टर के बारे में आपने पढ़ा अभी, तो जो कलेक्टर हुआ करते थे उनको तो आपने एक बात तो देख ही लिया कि सबसे पहले उनको भाई कहा कि अब आप न्याय वगैरह नहीं करेंगे और जुडिशियल पावर आपका वापस ले लिया जाएगा, है ना। तो अगर आप कलेक्टर को देखेंगे तो कलेक्टर से क्या किया गया कि जुडिशियल पावर को वापस ले लिया गया, है ना। जुडिशियल पावर को बस टेकन बैक या फिर स्नैच, है ना, उसके पावर को क्या कर दिया गया, ले लिया गया, पावर को ले लिया गया, नंबर 1। दूसरा आपने क्या देखा, इसका काम सीधे क्या रहा, सिर्फ रिवेन्यू कलेक्ट करना रहेगा, है ना, ओनली रिवेन्यू कलेक्शन इसका काम रहेगा, है ना। पहला आपने क्या देखा कि इससे न्यायिक अधिकार ले लिया गया, नंबर 1। और दूसरा आपने क्या देखा कि सिर्फ अब ये राजस्व का वसूली करेगा। फटाफट लिखते चलिए ना, फिर टाइम बचेगा। पहला आप लिख लीजिए, मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, क्या लिखा है इसमें, जुडिशियल पावर वाज टेकन बैक, तो इसके पास सिर्फ क्या है, न्यायिक, आप लिख लीजिएगा कि न्यायिक अधिकार छीन लिए गए, इससे न्यायिक अधिकार छीन लिए गए, है ना, जुडिशियल पावर वाज टेकन बैक।
और दूसरा आपने क्या लिखा कि रेवेन्यू कलेक्शन इज द ओनली, है ना, हिज वर्क वाज ओनली टू कलेक्ट रेवेन्यू, या नाउ ही वाज ओनली रेवेन्यू कलेक्टर। अब सिर्फ ये क्या हो गए, रेवेन्यू कलेक्टर हो गए। तो इनकी व्यापक शक्ति थी, अब इनकी शक्ति थोड़ी कम कर दी गई। इसने क्या किया कि पेमेंट पहले कम हुआ करता था और अब इसने पेमेंट 1500 कर दिया। किसका? सैलरी। हाँ, तो इसकी जो सैलरी थी, हाँ वेतन 1500 रुपये वेतन हो गया। आप देखिए, ही वाज, है ना, ही वाज सैलरी वाज हाइट अप टू 1500। उसकी सैलरी कितनी कर दी गई? 1500 रुपये उसकी वेतन कर दी गई। लिख लीजिए, बढ़ाकर अगला उसे कमीशन दिया जाने लगा 1%। जितना रेवेन्यू क्रिएट करेगा ना, उसका 1% उसको दे दिया गया, इसलिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा करेगा और करप्शन नहीं करेगा। तो दिस स्टेप वाज टेकन इन ऑर्डर टू स्टॉप करप्शन। लिखे ना आप? हाँ, तो लिखिए इसमें कमीशन 1% कमीशन दे दिया गया, जो किसका? टोटल कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, राजस्व के कुल संग्रहण का, जितना संग्रहित होगा, वसूली होगा राजस्व, उसका 1% कमीशन हो गया, है ना। तो ट्राई टू स्टॉप करप्शन, क्या लिखेंगे आप? उसने करप्शन को रोकने का प्रयास किया, भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया। लिखिएगा, भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास किया। और जो कलेक्टर होते थे वो बड़े ही भ्रष्ट होते थे, आज नहीं ना होते हैं, नहीं, आज बड़ी ईमानदार होते हैं सब। अब उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो तुम क्या करोगे? हाँ, हुआ है कि झारखंड में पैसे इतना मिला था, कलेक्टर डीएम थे, डीडी मजिस्ट्रेट। आज उस समय में तो फर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं बिगिनिंग तो वही था। तो उनके यहाँ इतना नोट मिला था कि मशीन जो है वो जवाब दे देता, गिनते गिनते बड़ा मशीन लाया गया था। अधिकार बहुत होता है, जब बहुत ज़्यादा अधिकार होता है तो फिर उस अधिकार को किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं वो आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है। और इसीलिए यूपीएससी ने पेपर 4 लाया, इथिक्स इंटीग्रिटी लाया, है ना। किताब कुछ लाइए, जो मन होगा वही लोग करेंगे। क्या शपथ तो हर कोई लेता है संविधान की? नहीं। जमींदार क्या बोलते हैं, संविधान भी हमारे सामने है, घूसखोर लोग भी हमारे सामने हैं, खास करके मिनिस्टर लोग। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ देम आर चार्ज्ड विद क्रिमिनल केसेस, इवन ऑफ मर्डर, ऑफ रेप, है ना। और एक भी नेता बिना संविधान की शपथ से नहीं बन सकता है, मतलब इलेक्टेड की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या कीजिएगा, बट वी हैव ऑल्सो ग्रेट एंड ऑनेस्ट लीडर्स इन आवर कंट्री। आइए, तो ट्राई टू स्टॉप करप्शन, करप्शन को रोकने का प्रयास किया गया। इतना आपने देख लिया। अब आप अगला देख लीजिएगा, पुलिस रिफॉर्म। अगला हेडिंग लगा दीजिए पुलिस रिफॉर्म। पुलिस रिफॉर्म लगा दीजिए अगला हेडिंग। पुलिस रिफॉर्म में देखिए क्या हुआ। पुलिस रिफॉर्म में ये जो मॉडर्न जो पुलिस स्टेशन जानते हैं ना हम लोग, पुलिस स्टेशन आज जिसे हम कहते हैं थाना ना, नहीं कहते हो, थाना कहते हो। तो मॉडर्न पुलिस स्टेशन लाइक थाना, विच वाज फेमसली नोन एज थाना, वाज एस्टैब्लिश्ड बाय कॉर्नवालिस हिमसेल्फ। तो ये इसका जो स्थापना कौन किया है, या इसका डेवलपमेंट कौन किया है, विकास किया है? कॉर्नवालिस नहीं किया है ना। तो लिखिएगा, आधुनिक थाने का विकास, आधुनिक थाने का विकास कॉर्नवालिस नहीं किया। और इसमें दरोगा, कौन? दरोगा नाम का जो पोस्ट हुआ उसको सृजित किया, दरोगा पद का सृजन, दरोगा पद का सृजन, दरोगा पोस्ट इसने बनाया। और दरोगा के ऊपर एसपी का पोस्ट बनाया। नीचे अगला लाइन लिख लीजिएगा आप लोग, दरोगा के ऊपर
बहुत सारे जो दरोगा हुए अलग अलग पुलिस स्टेशन के थाने के, उनको ऊपर एक और पोस्ट बनाया, क्या नाम है, एसपी। इसीलिए कहा जाता है कि जो भारत में जो सिविल सेवक का जो इस्पाती ढांचा है उसकी शुरुआत कॉर्नवालिस ने किया है। वो अपना ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, इसीलिए एक सिस्टम बनाना चाह रहा था। लिख लिया ना, पुलिस सुधार में लिख लिया आप लोग। चलिए, तो आप देख लिए उसने क्या किया, सिविल सर्विस में, सिविल सेवा में क्या क्या सुधार किया आपने देख लिया। जुडिशियल पावर को हटा दिया, किससे, रेवेन्यू से, वो अलग डिपार्टमेंट बनाया। रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर को रहा, कलेक्टर को सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार रहा। उसकी सैलरी पहले कम थी, बढ़ाकर 1500 कर दिया ताकि करप्शन न करे, अच्छी सैलरी मिले इसे। और उसको टोटल रेवेन्यू का 1% कमीशन भी दे दिया ताकि और ज़्यादा कलेक्ट करें। अब समझिए क्या हो गया, अब ये जो कमीशन जो मिल रहा है यहाँ से ज़्यादा जो कलेक्ट करने का होड़ लग गया है, इस पर एक्सप्लॉइटेशन किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ फार्मर का होगा। क्यों, अब देखिए कितने लोग हो गए, जमींदार को भी चाहिए उसमें से हिस्सा, कलेक्टर को भी चाहिए उसमें से हिस्सा, और ब्रिटिश तो हैं ही बड़े राक्षस, इनको तो चाहिए ही हिस्सा। अब समझिए, और सबके सबका हिस्सा कौन देगा, किसान देगा, किसान से। तो मैक्सिमम कलेक्शन ये लोग करना चाहते थे, और इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम कलेक्शन, मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर्स कुड हैपन। तो ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किसानों का हुआ, क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आप लेना चाहते हैं, लेने वाला एक ही है, गाय एक है, दूने वाले 3 हैं, और चारा कोई दे नहीं रहा है। किसानों के लिए कौन सा विकास का उनका काम हुआ है, बहुत कम हुआ, वो बहुत कम हुआ, और वो भी उनके एक्सप्लॉइटेशन से ही हुआ। राइट, आइए, तो इस तरीके से आपका जो है कॉर्नवालिस का जो सुधार हुआ, रिफॉर्म्स हुआ, वो पढ़ लिए। न्यायिक में कुछ उसने किया था, जैसे न्यायिक में जो आपने लॉ देखा था वो इस्लामिक लॉ चल रहा था, तो कुछ जो लॉ होते थे वो बड़े ही क्रूएल होते थे, और वो एक तरीके से मानव समुदाय के लिए वो नहीं होते थे। इस तरीके से जैसे मृत्युदंड किस तरीके का इस्लाम में है ना, या जैसे आपने देखा होगा सऊदी अरब में चोरी कर लो तो हाथ काट लेंगे। तो इस तरीके के जो भी इस्लामिक ऐसे कानून थे जो अमानवीय थे, इनह्यूमन थे, उसमें इसने कुछ सुधार करने का प्रयास किया था, उसमें भी सुधार करने का प्रयास किया था कॉर्नवालिस ने। ठीक है, इस तरीके से कॉर्नवालिस का जो चैप्टर हुआ वो आपका समाप्त हो गया। अब फिर हम अगले लेक्चर में बाकी पढ़ेंगे।